सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम पार्ट कवर करने वाले हैं 9 क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो अगर किसी ने पार्ट 8 नहीं देखा तो वो कमेंट सेक्शन में लिंक देख लेना, मैंने वहाँ लिंक नीचे डाल दिया है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। और ये ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत एमसीक्यू बन सकते हैं। SM Musin made a pioneering attempt in constructing an intelligence test in Hindi in the 1930s। तो हमारे को सिर्फ बेसिकली इसमें नाम याद रखने हैं कि किसने कौन सा टेस्ट बनाने की कोशिश करी थी और कौन सी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करी थी। तो SM Musin ने कोशिश करी थी हिंदी में बनाने की। ठीक है। C.H. Rice attempted to standardize Binet's test in Urdu and Punjabi। तो मतलब C.H. Rice ने उर्दू और पंजाबी में बनाने की कोशिश करी थी बिने का टेस्ट को, जो हमने देखा था वन फैक्टर थ्योरी वाला, उसको करने की कोशिश करी थी। Mahalanobis attempted to standardize Binet's test in Bengali। नाम से ही पता लग रहा है उनके कि वो बंगाली में करना चाहते थे। Attempts were also made by Indian researchers to develop Indian norms for some Western tests, including RPM, WES, Alexander Spacalong, cube construction and Coase block design। तो मतलब बहुत सारे इंडियन रिसर्चर्स हैं जो चाहते थे कि वो कुछ इंडियन रूल्स बना सके या नॉर्म्स बना सके हमारे जितने भी वेस्टर्न टेस्ट है उनसे रिलेटेड, ताकि थोड़ा एक इंडियन टच मिल सके इन टेस्ट्स को। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। Long and Mehta prepared a mental measurement handbook listing out 103 test intelligence in India that were available in various languages। तो मतलब उन्होंने एक मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक लिस्टिंग MMHL प्रिपेयर करी थी, जिसमें 103 टेस्ट थे इंटेलिजेंस के और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल थे वो। ठीक है। और इसमें एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, द लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में, तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं NCERT, जिसकी बुक्स हम पढ़ते हैं। ये भी, इसकी भी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लेना। और एक भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारी इंडिया में, वो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ यहाँ पर नाम दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, कुछ वर्बल टेस्ट, कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट, तो इनके कुछ कुछ नाम याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होने चाहिए। जैसे ड्रॉ मैन टेस्ट है प्रमिला पाठक का, भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे, मतलब ड्रॉ मैन टेस्ट का सेकेंड चैप्टर में करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर एंड इंटेलिजेंस, जिसमें एक वोगोट्स्की नाम का रशियन साइकोलॉजिस्ट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें और बात करेंगे। Vygotsky, Russian psychologist, has argued that culture provides a social context in which people live, grow and understand the world। तो मतलब Vygotsky, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला था कि जो हमारा कल्चर है वो प्रोवाइड करता है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट जिसमें एक इंसान रहता है, ग्रो करता है और अंडरस्टैंड करता है अपने आसपास के वर्ल्ड को। ठीक है। उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि अगर हमने देखा होगा जो भी कंट्री जिसके पास टेक्नोलॉजी कम होती है, जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कम होती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सोशल और इमोशनल स्किल्स को और रिलेटिंग टू अदर पीपल उसको ज़्यादा मानते हैं। लेकिन बहुत सारी सोसाइटी, जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, सब जानते हैं, एडवांस्ड होती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर पर्सनल अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, एबिलिटीज़ ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट बहुत ज़्यादा बोला जाता है, उसको बोले जाते हैं उनके हिसाब से कि वो रिप्रेजेंट करती है इंटेलिजेंस को, कंसिडर टू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस। पर्सनल अचीवमेंट, एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग ऑफ जजमेंट कंसिडर टू बी रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस। उनकी वो मानते हैं कि इंटेलिजेंस होती है जो इंसान के अंदर एबिलिटी होती है कि वो रीजन कर पा रहा है, जजमेंट कर पा रहा है और उनके पास पर्सनल अचीवमेंट्स हैं। ठीक है। कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। ये तो डेफिनेशन है, ये आपको डायरेक्ट लिख कर आनी होगी कि कस्टम एक कलेक्टिव सिस्टम है
कस्टम्स का, बिलीव्स का, एटीट्यूड्स का, अचीवमेंट्स का, वो भी आर्ट और लिटरेचर के अंदर। Sternberg's notion of contextual or practical intelligence implies that intelligence is the product of culture. जो हमने पीछे बात करी थी contextual intelligence की, जिसमें business smartness और street smartness के बारे में बात करी थी हमने, बस उसके बारे में बता रखा है, जिसमें कि वो प्रोडक्ट ऑफ कल्चर बोला जाता है। इंटेलिजेंस implies that intelligence is the product of culture. वो Godsky also believe that cultures like individuals have their own, अपनी खुद की लाइफ होती है, वो ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिम वाइल एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। वो गॉड्सकी कहता है कि जो हमारे एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि क्राइंग, अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, सेंसिटिविटी टू स्मेल्स, वॉकिंग, रनिंग, ये यूनिवर्सल होता है जो कि हर कोई करता है। लेकिन the manner in which higher mental functions जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ऑपरेट आर लार्जली कल्चर प्रोड्यूस्ड। मतलब वो ये कह रहे थे कि बाकी जो क्राइंग, अटेंडिंग वगैरह होती है, ये सब चीजें तो यूनिवर्सल होती है जो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो हायर मेंटल फंक्शन होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, थिंकिंग होती है, वो हमारे कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है बहुत ज्यादा। हमारा कल्चर उसको इन्फ्लुएंस करता है, लोगों की थिंकिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है उसमें। Technologically advanced societies adopt child rearing practices like foster skills of generalization, abstraction, speed, minimal work, moves, mental manipulation among children. तो मतलब जितनी भी एडवांस सोसाइटीज होती है वो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस करती हैं, जिनको मिनिमल मूव्स होते हैं, मेंटल मैनिपुलेशन करनी आती है चिल्ड्रन के अंदर, और उनकी स्पीड होती है, और स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन होती है। These societies promote type of behavior which can be called technological intelligence, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। Societies persons are well versed in skills of attention, observation, analysis, performance, speed, achievement, orientation। तो ये लोग बहुत ज्यादा, इनको पता होता है ऑब्जर्वेशन के बारे में, एनालिसिस के बारे में, परफॉर्मेंस, स्पीड, अचीवमेंट, ओरिएंटेशन, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड होते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इज नॉट वैल्यूड इन एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटीज। मतलब हमारी सोसाइटीज के अंदर टेक्नोलॉजी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि बाहर के लोगों के दिमाग में होता है कि उनको पर्सनल अचीवमेंट से मतलब होता है। हमारे यहाँ पर इमोशनल स्किल्स और लोगों से मिलना जुलना, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बाहर टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि नहीं, ये इंटेलिजेंस शो करती है, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन, कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को कैसे बताया गया है। Contrary to technological intelligence, intelligence in the Indian tradition can be termed as integral intelligence. इस मतलब ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंडियन ट्रेडिशन में इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोला जाता है, जो कि एम्फोसिस करता है ऑन द कनेक्टिविटी ऑन सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। मतलब ये कनेक्ट करता है सोशल और वर्ल्ड एनवायरनमेंट को। इंडियन थिंकर्स व्यू फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव वेयर they equally paid attention to cognitive and non-cognitive processes as well as their integration। तो मतलब जो हमारे जितने भी इंडियन रिसर्चर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और उनका पर्सपेक्टिव होता है, और वो इक्वल अटेंशन देते हैं जितने भी हमारी कॉग्निटिव, यानी कि जो हमारे दिमाग में चीजें हैं, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। उसके साथ साथ वो वाली चीजों के ऊपर भी पेड अटेंशन करते हैं जो कि दिमाग से रिलेटेड नहीं है, और उनके इंटीग्रेशन पर भी काम करते हैं। The संस्कृत वर्ड बुद्धि which is often used to represent intelligence, सबको पता है कि बुद्धि हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बुद्धि अकॉर्डिंग टू जेपी दास includes such skills, mental effort, determined action, feelings, opinions along with cognitive competence such as knowledge, discrimination and understanding। तो हम जेपी दास के बारे में पीछे पास मॉडल में भी पढ़कर आए हैं। इन्होंने बोला था कि बुद्धि जो होती है उसके अंदर स्किल्स होती हैं कुछ ऐसी, जिसमें मेंटल एफर्ट होता है, डिटरमाइंड एक्शन होता है, फीलिंग्स होती हैं, ओपिनियंस होते हैं जो कि कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में होते हैं, जैसे कि नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें। Among other things, buddhi is the knowledge of one's own self based on conscience, will and desire। तो हमको पता है कि बुद्धि का मतलब क्या होता है कि जो हमारी खुद की नॉलेज होती है,
विल, डिजायर, कंसाइंस के ऊपर लेकर। Thus, the notion of buddhi has effective and motivational components besides a strong cognitive component. तो मतलब उसके अंदर motivational components भी हैं ना, साथ ही साथ cognitive component भी हैं। तो दोनों components हैं। Unlike Western views, we will primarily focus on cognitive parameters in the following. तो मतलब बाहर के जितने भी वेस्टर्न व्यूज हैं उसमें वो सिर्फ मेनली कॉग्निटिव पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करते हैं, बट हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जो बुद्धि के बारे में बात कर रखी है उसमें बता रखा है कि मोटिवेशनल कंपोनेंट्स के साथ साथ कॉग्निटिव कंपोनेंट भी हैं। तो M+C दोनों हैं इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, लेकिन वेस्टर्न ट्रेडिशन के हिसाब से सिर्फ कॉग्निटिव है। आइडेंटिफाइड एज फेसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन के अंदर इंटेलिजेंस में क्या 4 चीजें आती है वो भी बता रखी है इसके अंदर। पहला है कॉग्निटिव कैपेसिटी, सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि कॉग्निटिव कैपेसिटी किसी चीज को समझना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हमारी कॉग्निटिव चीजों में आती है जो कि थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। सोशल कॉम्पिटेंस, respect for social order, commitment to elders, the young and the needy, concerned about others, recognizing others' perspective। तो मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, दूसरों की हेल्प करना, यंग की हेल्प करना, किसी नीडी की हेल्प करना, कमिटमेंट करिए अगर किसी एल्डर को तो उसकी रिस्पेक्ट करना। तो ये होता है सोशल कॉम्पिटेंस में। इमोशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशंस, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट एंड सेल्फ एवल्यूशन। ये सिर्फ नाम के साथ साथ ये जो थोड़े बहुत एग्जांपल दे रखे हैं ये याद रखने हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ रेगुलेशन जैसे ये होता है इमोशनल कॉम्पिटेंस के अंदर, जो हमारे अंदर होती है, हमारी इंटेलिजेंस में होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, जिसमें होता है कमिटमेंट, परसिस्टेंस बोला जाता है कंसिस्टेंसी को, पेशेंस, हार्ड वर्क, विजिलेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो जितने भी एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस हमारे इंटेलिजेंस के अंदर होती है उसमें ये सब होता है कि बहुत ही पेशेंस होती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, कमिटमेंट रहती है कि एक चीज की कमिटमेंट करती तो वो करते ही करते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का टॉपिक खत्म हो गया यहीं पे। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।